जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। राजनीति में भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार पर राजनीति, जनता के मन में, देश की जनता के मन में यह सवाल बहुत तीखा और बहुत गंभीर मंथन चल रहा है। इसके ऊपर मंथन इसलिए चल रहा है क्योंकि देश की जनता एक भ्रम में पहुंच गई है, भ्रम की स्थिति उसके सामने आ गई है। प्रजातंत्र में क्या विपक्ष का कोई सार्थक रोल बचा हुआ है? वो पार्टी जो सरकार का हिस्सा नहीं है या सरकार में हिस्सेदार नहीं है, क्या वो विपक्ष का रोल ईमानदारी से, जिम्मेदारी पूर्वक निभा रही हैं? और अगर लोगों की बातें न सुनने की आदी होती जा रही है, यह सवाल इसलिए दिमाग में है कि एक बड़ा स्थान, देश की संसद, भारत की संसद, उसमें पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि एक दिन के अलावा पूरा सत्र बिना कार्रवाई के निकल गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में जो बातचीत होती है, माना जाता है कि उसकी गूंज सारे देश में होती है, और संसद के अंदर होने वाली बात देश के हित की या देश को सामने आने वाली, देश के सामने आने वाली परेशानियों को लेकर के बात होती है। पर इस बार कोई बातचीत नहीं हुई। तो सवाल मन में है कि क्या संसद को निष्क्रिय करना जरूरी था? क्या संसद को हंगामे की भेंट चढ़ाना जरूरी था? या संसद का इस्तेमाल सवालों को उठाने के लिए, भ्रष्टाचार के सवाल को, महंगाई के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को उठाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए था? ये सवाल देश की जनता के मन में तेजी के साथ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यह देखना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर के ईमानदार है? इसकी असलियत या इसके पहलुओं के ऊपर हम बात करें, उसके पहले आपको हम बताएं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की लड़ाई के नाम पर कर क्या रही है। किसी भी प्रजातंत्र में विपक्ष का कमजोर होना खतरे की घंटी है। विपक्ष की कमजोरी और दिशाहीनता की वजह से ही सरकारें बेलगाम हो जाती हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दे दी है कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है, लेकिन जिन लोगों पर प्रजातंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है वे हंगामा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को लामबंद कर देशव्यापी आंदोलन बनाने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। सरकार और विपक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटी है। भारत की राजनीति ऐसे दौर में है जहां सरकार से ज्यादा विपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ गई है। देश की मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने हाल में सामने आए घोटालों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आदर्श सोसाइटी घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त संसदीय समिति की मांग की। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों ने संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चलने दिया, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही कोई नतीजा नहीं निकल सका। सरकार और विपक्ष मीडिया के जरिए ही एक दूसरे से संवाद करते नजर आए। अब शीतकालीन सत्र जब खत्म हो गया है, तब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अधिवेशन और महारैली करके अपनी अपनी बातों को जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जहां येदियुरप्पा के मामले में घेरने की कोशिश की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में हुए घोटाले की जवाबदेही से बच नहीं सकते। अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री जेपीसी बनाने की इजाजत दें और फिर उसके सामने हाजिर होकर सभी आरोपों का जवाब दें, और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ दें। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस जेपीसी से भयभीत क्यों है। प्रधानमंत्री के खिलाफ एक प्रकार से अभियान का आरंभ है, और इसीलिए मैं और कोई बात न कह करके व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिसके बारे में मैंने 2009 के पूरे लोकसभा चुनाव में लगातार ये कहा कि मेरी उनसे शिकायत सबसे बड़ी ये है
कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वे प्रधानमंत्री के अधिकारों का जो संविधान ने उनको दिया है, जो देश की जनता ने उनको दिया है, उसका उपयोग न करके पूरी देर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इस विषय में 10 जनपद क्या कहता है। केवल स्पेक्ट्रम घोटाले की बेईमानी नहीं, इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल हुआ कॉमनवेल्थ गेम का, ये केवल कांग्रेस की नालायक सरकार थी कि एक नकारात्मक भावना इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आसपास बन जाए। और यही कारण है कि इस भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से प्रधानमंत्री जी को लगता है कि मुझे इस शक के दायरे से बाहर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री शक के दायरे में नहीं हो सकता। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ईमानदारी से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आ जाइए, उसका गठन कर दीजिए और जो सवाल हमने पूछे हैं उन सवालों का जवाब दे दीजिए। और अगर इन सरकार सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो नैतिक आधार के ऊपर अपना पद छोड़ दीजिए। मैं आज इस मंच से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी कहती है नो जेपीसी, मनमोहन सिंह कहते हैं नो जेपीसी। आई एम ओनली आस्किंग व्हाई नो जेपीसी? मैडम सोनिया गांधी, व्हाई नो जेपीसी? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाई नो जेपीसी? एक कारण तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जेपीसी की अपनी मांग पर अडिग है। भाजपा जब भी और जहां भी मौका पाती है जेपीसी की मांग दोहराती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है, लेकिन अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा के मामले में क्या किया। जब कांग्रेस पार्टी ने आदर्श घोटाले के सामने आते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हटा दिया, तब भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के सारे दावे फीके दिखने लगे। यूपीए के शासनकाल में 2D स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हुआ भ्रष्टाचार, मुंबई के आदर्श सोसाइटी घोटाला या फिर आईपीएल घोटाला, लोग इस तरह के घोटालों से नाराज हैं। ऊपर से महंगाई की मार है। विपक्ष ने ये सभी मुद्दे उठाए, लेकिन इसका असर जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। विपक्ष भी बेबस और दिशाहीन नजर आ रहा है। विपक्ष के पास भ्रष्टाचार से लड़ने का कोई विजन नहीं है, ताकत नहीं है। कमजोर विपक्ष की वजह से खतरा और भी गहरा गया है। विपक्ष की साख ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रजातंत्र में सही विपक्ष वही है जिसके पास विजन हो। जिस विपक्ष के पास विजन की कमी होती है वो विपक्ष जनता की नजरों में गिर जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का उदाहरण मौजूद है। बोफोर्स के मामले को उठाकर उन्होंने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, अलग अलग राजनीतिक दलों को एकजुट किया, देशव्यापी आंदोलन चलाया और राजीव गांधी को चुनाव में परास्त किया। आज देश में ऐसा ही माहौल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं। वो विजन नहीं है जिससे भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा जा सके। कौन सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी से कि येदियुरप्पा के ऊपर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उल्टे येदियुरप्पा ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा। येदियुरप्पा से इस्तीफा मांगने का सर्वसम्मत फैसला दिल्ली में हुआ। पूरी पार्टी एकमत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गडकरी को अंगूठा दिखा दिया येदियुरप्पा ने, कहा नहीं आऊंगा। और जब आए तो अपनी चेहरे की झूठी चमक को बचाने के लिए नितिन गडकरी एक रात के लिए नागपुर चले गए, फिर वहां से लौट के आए। तब येदियुरप्पा से उनकी मुलाकात हुई। अरुण जेटली बार बार बातचीत कर रहे हैं, येदियुरप्पा किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक और इस महत्वपूर्ण सवाल पर जो देश के लोगों के दिमाग में है वापस लौट। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विपक्ष की, सार्थक विपक्ष की, जनता की आकांक्षाओं के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, जनता के सपनों के लिए लड़ने वाले विपक्ष की। सरकारों के बारे में माना जाता है कि वो गलतियां करती ही हैं। गलती करना उनका धर्म है क्योंकि वो सिस्टम का चेहरा है। लेकिन उस सिस्टम को कंट्रोल करने, उस सिस्टम को
रेक्टिफाई करने, उस सिस्टम से गलतियों को निकालने का जिम्मा विपक्ष के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी क्या इस जिम्मेदारी को निभा रही है? भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मिक्स्ड नेतृत्व है। लोकसभा में आडवाणी जी हैं, सुषमा जी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में जिनका दबाव, जिनका असर दिखाई देता है वो राज्यसभा के लोग हैं। अरुण जेटली, वेंकैया, अनंत कुमार, और जो किसी सदन का सदस्य नहीं है वो इनका अध्यक्ष हैं। इन लोगों की राय भारतीय जनता पार्टी की राय के रूप में सामने आती है। आडवाणी जी का पुट और सुषमा जी का पुट उसमें दिखाई नहीं देता, और चूंकि दिखाई नहीं देता इसलिए लोगों की आकांक्षा और लोगों के सपनों के लिए लड़ने वाले विपक्ष का स्वाद भी उसमें नजर नहीं आता। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी उस रीति से क्यों अलग चली गई है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एक बार देश का शासन सौंपा, दोबारा शासन सौंपा, अटल जी के नेतृत्व में 2-2 बार सरकार रही। अब तो हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता किस राज्य का है और कौन नेता कहां से राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है, ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, सामान्य कार्यकर्ता याद नहीं करना चाहते। बहुतों को तो याद भी नहीं है। जमीन से जुड़े हुए लोगों की कमी, चाहे वो उमा भारती रही हूं, और सबसे बड़ा नाम तो गोविंदाचार्य जी का रहा, या फिर कल्याण सिंह जी का, या संगप्रिय गौतम का, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के निर्णय में कहीं है ही नहीं, और इनमें से बहुत सारे तो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हैं। कभी उनको लेने की कोशिश होती है, और जब लेने की कोशिश होती है तब कहीं ना कहीं से कोई एक सुर्रा छूट जाता है, जिससे वो बेचारे जो आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो जनता के नेता हैं, वो शर्म की वजह से फिर ये बयान देते हैं कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कमी है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई सिर्फ दिखावा है? क्या वजह है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय कांग्रेस से लड़ रही है? एक वैचारिक लड़ाई की जगह भाजपा ने इस लड़ाई को व्यक्तिगत बना दिया है। भाजपा ऐसी गलती पहले भी कर चुकी है। पिछले चुनाव में आडवाणी ने मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताया। लोगों ने आडवाणी की बातों को नहीं माना। चुनाव नतीजा सामने था। अब आडवाणी जी जैसे अनुभवी नेता को अगर कमजोर और नम्र नेता का अंतर पता नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी अगर सक्रिय होते तो वे कभी भी मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं बताते। हाँ, ये बात जरूर है कि मनमोहन सिंह को उनकी नीतियों एवं घोटाले के लिए सरकार को छोड़ते भी नहीं। अटल जी राजनीति में एक्टिव होते तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ और होती। वाजपेयी राजनीति में व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे। दूसरा अंतर ये होता कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष अलग थलग है। वाजपेयी सबसे पहले विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करते और उसके बाद सरकार पर नीतिगत हमला करते। वाजपेयी के रहते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अपनी कुर्सी पर विराजमान नहीं रहते। अगर ऐसा होता तो वो पार्टी के रैलियों में नहीं जाते और अपना विरोध सार्वजनिक करते। आज भाजपा में पार्टी के नेता तो हैं, लेकिन जनता का नेता कोई नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे, जब वो विपक्ष में थे तो सरकार भी उनके आरोपों को गंभीरता से लेती थी। उसकी वजह ये थी कि वो सरकार की नीतियों का सही आकलन करते थे। वो आकलन ऐसा होता था जिसे जनता भी सच मानती थी। जब अटल जी बोलते थे तो देश की जनता को लगता था कि वो उनकी जुबान बोल रहे हैं। विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टियां भी अटल जी की बातों को मानती थी और उनके बयानों से इत्तेफाक रखती थी। अटल जी की इसी खासियत की वजह से सत्तारूढ़ दल के नेता भी उनकी इज्जत करते थे। वे जनता की नब्ज को पहचानते थे। गुजरात दंगों के दौरान वे प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुताबिक उन्होंने नरेंद्र मोदी को हटाने का फैसला कर लिया था, लेकिन पार्टी के कुछ नेता इस फैसले को टालने में सफल हो गए। लेकिन अटल जी को गुजरात दंगों का काला धब्बा बताने से नहीं रोक सके। वाजपेयी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी पहचान एक विपक्ष के नेता की है।
विपक्ष में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जान फूंक दी, लोगों के दिल जीते। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी उन्हें राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी कहते थे। ये इसलिए था क्योंकि अटल जी सिर्फ विरोध करने के लिए सरकार या मंत्री का विरोध नहीं करते थे। ऐसे कई मौके हैं जब लोकसभा में उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तारीफ भी की। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भी ये किया, उनकी लोकप्रियता तो बढ़ी ही, साथ ही उनकी अपनी साख जनता में मजबूत होती चली गई। यही वजह है कि वो हमेशा देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने रहे। देश की जनता को लगता था कि विपक्ष का नेता ऐसा है जो जनता की बातों और भावनाओं को सरकार तक पहुंचाता है। प्रजातंत्र में विपक्ष का सही रोल यही है। आज भारतीय जनता पार्टी जनता से कट चुकी है। सरकार की आलोचना करने से पहले ये देखना भी जरूरी है कि कहीं वही गलती विपक्षी पार्टी खुद तो नहीं कर रही। लोगों को जब ये पता चलता है कि जिस बात के लिए विपक्ष सरकार की आलोचना कर रही है, अगर वही गलती वो खुद कर रही है, तो जनता का भरोसा विपक्ष पर से उठ जाता है। देश के बहुत बड़े नेता, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक समय के सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्मदिन है। आज का दिन याद है आपको? अटल जी को हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन बहुत अफसोस इस बात का है कि अटल जी आपकी भारतीय राजनीति के आकाश पर अनुपस्थिति हमें बहुत चिंतित और परेशान करती है, क्योंकि आप अगर होते तो हमारा पूरा विश्वास है बहुत सारी चीजें भारतीय राजनीति में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह नहीं घटती जैसे अभी घट रही हैं। हमें यह पता चला है कि जो लोग आपके यहाँ जाते हैं वो जब निकलते हैं तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं, पर बहुत सारे लोग तो अब जाते भी नहीं हैं। अटल जी, हमें आपकी बहुत याद आती है, पर आज हम अटल जी के ऊपर बात कम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं। अटल जी की याद आना स्वाभाविक है। सवाल सिर्फ ये है कि आडवाणी जी के रहते ये सब कैसे हो गया। जीवित नेताओं में सबसे अनुभवी, सबसे समझदार नेताओं में एक नाम श्री लाल कृष्ण आडवाणी का है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को एनडीए भी अपना नेता नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी उनकी कितनी बात सुनती है। यहीं पर अटल जी और आडवाणी जी का फर्क सामने आता है। अटल जी देश के नेता थे, आडवाणी जी देश के नेता बनते बनते रह गए, कभी बन ही नहीं पाए। क्यों? इसकी जड़ में भारतीय जनता पार्टी के विचारकों को अगर जाना हो तो उन्हें यह पता चलेगा और वो कारण पता चलेंगे जो इस देश के इतिहास में है, जो इस देश के सोच में है कि क्यों आडवाणी जी देश के नेता नहीं बन पाए। क्या भारतीय जनता पार्टी से आडवाणी जी ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते आपकी पार्टी सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में असफल क्यों हो रही है? क्यों वो नहीं समझा रही है कि देश के लिए अगर जेपीसी महत्वपूर्ण है तो सारे विपक्षी दल आपके साथ खड़े हों, सड़क पर खड़े हों, क्योंकि ये जनता से जुड़ा सवाल है। क्यों विपक्षी दल आपके ऊपर भरोसा नहीं करते? एक ब्रेक और इस सवाल पर बात करने के लिए अभी वापस लौट। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर आज बात कर रहे हैं, भारत की सार्थक विपक्षी राजनीति और उसमें भाजपा का रोल। क्या भाजपा के पास विजन है? अगर भाजपा के पास विजन होता, भाजपा के पास दूरदृष्टि होती, भारतीय जनता पार्टी के पास समझ होती, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपके ऊपर हम इसलिए बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एक दल होते, हमारे लिए आप में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन आप मुख्य विपक्षी दल हैं। आप देश की सरकार बनाने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में लड़े थे, लेकिन हम लोगों ने, इस देश की जनता ने ये माना कि आप सरकार बनाने में अभी आपको थोड़ा वक्त और नहीं देना चाहिए, पहले आप हमें विपक्ष, सार्थक विपक्ष बन के दिखाइए। इसलिए आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास विजन नहीं है,
अगर होता तो आप येदियुरप्पा का इस्तीफा लेते और भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने आप को योग्य ठहराते। आपने वो नहीं किया। आप सारे विपक्ष को एक कर सकते थे, आपने नहीं किया, क्योंकि आपके पास ऐसे नेता ही नहीं है जिनकी साख हो। इसके लिए आपको शरद यादव की जरूरत पड़ी। शरद यादव ने वो काम किया, और शायद अटल जी होते राजनीति में, आपके नेता होते तो वो भी यही करते जो काम आडवाणी जी को करना चाहिए था। अटल जी क्या करते? अटल जी सबसे पहले हर विपक्षी दल के नेता के या उनके नेताओं के दरवाजे पर जाते और कहते कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ देने के लिए, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, जनता को खड़ा करने के लिए मैं आपके दरवाजे आया हूं, आप साथ दीजिए। अटल जी हमारे बीच में नहीं है, आडवाणी जी ने यह काम किया नहीं। यह काम किसने किया? शरद यादव ने किया। और शरद यादव का यह करना, और इसके पहले अगर जॉर्ज फर्नांडिस नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दिल्ली में नहीं बनती, केंद्र में नहीं बनती। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस संकेत को कांग्रेस को भी समझना चाहिए और इस संकेत को भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए। कल अगर भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो सारे लोग जो उनके साथ हैं, जिनके नेता एक शब्द में शरद यादव हैं, अगर वो सारे लोग तीसरे मोर्चे को, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अलग लोगों को इकट्ठा करने में लग गए, तो इस देश की राजनीति का एक तीसरा ही चेहरा सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दल के नाते जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारे कारण वो क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाई। अमेरिकन न्यूक्लियर डील को याद कीजिए, जिसको लेकर के शुरू में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी लड़ाई, बड़े एक तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब संसद में विषय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका बिल्कुल बदल ली। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कहते हैं कि ये कांग्रेस की बी टीम है, पर यहां ये भी कहते हैं, कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि बीजेपी की कांग्रेस ए टीम बनती जा रही है। विचारों के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, लोगों के दर्द को, लोगों के दुख को समझने में, असफल होने में, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अगर जरा भी समझ बाकी है तो एक सार्थक और समझदार विपक्ष की भूमिका, जनता को लड़ाई के लिए तैयार करने में अपना ऐतिहासिक रोल निभाने के लिए आगे आना चाहिए। और अगर आगे ये नहीं आते हैं तो इस देश से पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र के जो दो धुरी हैं, उनका अंतर मिटता चला जाएगा और इसका खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। मैं बिल्कुल मुतमईन हूं कि तैयार नहीं है, और वो खड़ी होगी और इस देश के सामने कोई एक नया नक्शा प्रस्तुत करेगी जो ना कांग्रेस को अच्छा लगेगा, ना भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगेगा। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।